हाँ दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान में भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है वह 1 या 2 वर्षों की उपज न होकर बल्कि कई वर्षों के का अनुभव का परिणाम है। मतलब कहने का यह है कि जो भारत का संविधान है वह 1 या 2 वर्ष में बनकर तैयार नहीं हो गया, इसको बनने में कई वर्षों तक लगे। ठीक है, और इसकी जो जड़ें हैं वह स्वतंत्रता के वट वृक्ष के जकड़ों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान का जो संवैधानिक इतिहास है वह 1600 ईस्वी के राजलेखा एक्ट से लेकर 1950 तक चलती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1600 ईस्वी के राजलेखा एक्ट के बारे में। 1600 ईस्वी का राजलेखा एक्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1600 ईस्वी का राजलेखा एक्ट। ठीक है, इसमें हम सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो लिखिए, इस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। इस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था और फिर महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर ईस्ट इंडिया की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को 1600 के राजलेखा एक्ट के तहत किया। ठीक है, और फिर कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक और फिर कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया गया और फिर कंपनी के सर्वोच्च पद पर गवर्नर और अन्य 24 सदस्य थे। और फिर कंपनी के सर्वोच्च पद पर गवर्नर और अन्य 24 सदस्य थे जिन्हें गवर्नर और उनके परिषदों की संख्या दी गई थी। ठीक है, जिन्हें गवर्नर और उनके परिषदों की संख्या दी गई थी। ठीक है, दी गई थी। ठीक, और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे अपनी भाषा में आप लोग लिखेंगे ना तो और अच्छा रहेगा, समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रारंभ में कंपनी में कुल 217 साझेदार थे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रारंभ में कंपनी में कुल 217 साझेदार थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का उद्देश्य
व्यापार करना था। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का उद्देश्य व्यापार करना था, न कि भूभाग को अर्जित करना था। ठीक है, तो 1600 का राजलेखा एक्ट में यह कहा गया है। अब नेक्स्ट, अब दूसरा आता है 1726 का राजलेखा एक्ट। दूसरा क्या आता है? दूसरा 1726 ईस्वी का राजलेखा एक्ट। इसमें दो बातों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी? इसमें तीन प्रेसिडेंसियों के गवर्नर उनके परिषदों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। पहली बात तो है। और दूसरी बात, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों के निर्वाचन में यह कहा गया कि सिर्फ वही सदस्य भाग लेंगे जो 1000 पाउंड से अधिक सेवक धारक होंगे। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं 1726 ईस्वी का राजलेखा एक्ट। ठीक है, तो लिखिए 1726 ईस्वी के राजलेखा एक्ट के तहत, ठीक है, 1726 ईस्वी के राजलेखा एक्ट के तहत कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनके परिषदों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, विधि बनाने का अधिकार दिया गया, जो कि पहले यह अधिकार इंग्लैंड स्थित नीति निदेशक बोर्ड में निहित था। तो कहने का मतलब यह है कि तीन प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन इससे पहले यह अधिकार इंग्लैंड में स्थित नीति निदेशक बोर्ड के पास था। ठीक है, और नेक्स्ट दूसरी बात जो था इसमें कि तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों के निर्वाचन में यह कहा गया कि सिर्फ वही सदस्य भाग लेंगे जो 1000 पाउंड से अधिक सेवक धारक होंगे। ठीक है, तो 1726 का राजलेखा एक्ट यहाँ से समाप्त होता है। अब आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा डीप में देखते हैं इसको। पहले कानून कहाँ बनते थे? पहले कानून ब्रिटेन में बनते थे। ठीक है, पहले कानून कहाँ बनते हैं? पहले कानून ब्रिटेन में बनते थे और इसको लागू दो लोग करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा महारानी।
ठीक है। पहले कानून ब्रिटेन में बनते थे, इसको लागू दो लोग करते थे, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा महारानी। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब कहाँ से कहाँ तक लागू करती है और महारानी कहाँ से कहाँ तक लागू करती है, तो आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से लेकर 1833 तक। ठीक है। क्योंकि 1773 में, जैसा कि आप जानते हैं, कि पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था कंपनी का शासन चलाने के लिए। और फिर महारानी 1858 का से लेकर 1950 तक। जैसा कि जानते हैं कि एक आया था 1 नवंबर 1858 को एक्ट आया था एक, जिसमें एक कौन था, जिसमें लॉर्ड कैनिंग था और इलाहाबाद के मिंटो पार्क में घोषणा पत्र पढ़ के सुनाता है। ठीक है, वो आगे की बात है। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। आइए हम अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है। ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, बोलते हैं, फिर लिखेंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में चार बात ध्यान देने योग्य है। कौन कौन सी? पहली बात तो यह है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरी बात, कंपनी का शासन चलाने के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। तीसरी बात, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। चौथा, जो कंपनी के कर्मचारी थे, ठीक है, जो कंपनी के कर्मचारी थे बिना लाइसेंस के व्यापार कर रहे थे, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। तो आइए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ठीक है। तो लिखिए, इस समय, मतलब 1773 हेडिंग है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें लिखिए, इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, जिन्होंने एक गुप्त समिति की सिफारिश पर, इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, जिन्होंने एक गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट का गठन किया गया। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का गठन किया गया। और इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। और इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। 4 वर्ष कर दिया गया। और समस्त प्रशासन की सैनिक तथा सिविल शक्तियों को, गवर्नर जनरल तथा उनके परिषदों के अधीन कर दिया गया। ठीक है। तथा शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उनके परिषदों के अधीन कर दिया गया। ठीक है, अधीन कर दिया गया। और निर्णय में बहुमत के लिए निर्णायक मत देने का अधिकार
निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। मतलब यहाँ से अब सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास आ गई, मतलब हेड वही हो गया। अगर गवर्नर जनरल जैसे कानून बनकर कोई आ रहा है, गवर्नर जनरल की उस पर सहमति नहीं है, क्योंकि भाई इसको शक्ति देगा ये कि आपके पास बहुमत है, आप चाहे तो इसको सिद्ध करें चाहे ना सिद्ध करें, तो अपना निर्णायक मत जैसे ही देगा फिर वह कानून लागू हो जाएगा। मतलब पूरा अधिकार गवर्नर जनरल पे यहाँ से आ गया, ठीक है। निर्णायक मत देने का अधिकार इसको मिल गया, ठीक है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिख लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको चारों बताया उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें पहला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके तहत बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल तथा बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी का शासन सही ढंग से चलाने के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, ठीक है। प्रस्तुत किया गया जो सुनियोजित शासन प्रणाली चलाई जाए, ठीक है। अब तीसरा देखिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक 4 सदस्यों वाली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जो कहाँ की गई थी? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में स्थापना की गई थी, जिसमें से चीफ जस्टिस को लेकर 4 सदस्य थे, 3 अलग थे। चीफ जस्टिस कलकत्ता के कौन थे उसमें? लॉर्ड इल्जा इम्पर थे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में 4 सदस्यों वाली एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर इल्जा इम्पे थे, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या आता है इसमें? चौथा पॉइंट लिखिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के जो कर्मचारी थे, ठीक है, कंपनी के जो कर्मचारी थे जिनके पास व्यापार करने के लिए, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों के पास जिनके पास व्यापार करने के लिए लाइसेंस नहीं था, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब आपके पास
व्यापार करने के लिए जो उस समय सर्टिफिकेट था वो आपके पास नहीं है तो उसको उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। आपको पता होगा कि मुग़ल बादशाह में फर्रुखसियर थे, ठीक है, मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर, जिन्हें इतिहासकार में घृणित के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों को खुला मुक्त व्यापार क्षेत्र दे दिया था कि आप जाइए व्यापार करिए, हम आपको छूट दे रहे हैं। तो इतिहास की बात है, ठीक है, आएंगे बताएंगे फिर। तो ये 4 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो वास्तव में भारत में संविधान का संवैधानिक विकास यहीं से माना जाता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त हो गया। अब आइए हम लोग आपको बताते हैं 1781 का एक्ट, ठीक है। 1781 का एक्ट हम आपको बताते हैं। का एक्ट, यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं, 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो इसे संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं इसको, ठीक है, समय नुकसान ज़्यादा किए बिना। तो आइए लिखते हैं 1781 का एक्ट। तो 1781 के एक्ट के तहत, ठीक है, इस एक्ट को द एक्ट फॉर सेटलमेंट भी कहा जाता है। द एक्ट फॉर सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई यह जो है ना, लिखिए मतलब, क्योंकि यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के क्योंकि यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए आया था, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। तो पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया तो सब तो सही होंगे नहीं, अपने हिसाब से सही था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ कमियाँ निकली, ठीक है। तो इस कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट है, ठीक है। तो वही मतलब इस 1781 को एक्ट को द एक्ट फॉर सेटलमेंट भी कहा जाता है। क्योंकि यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए आया था, इसलिए इसे संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इसलिए इसे संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें और लिख दीजिए 1781 के एक्ट में। और 1781 के एक्ट के तहत कलकत्ता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो 1781 के एक्ट के तहत कलकत्ता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। अब फिर यहाँ क्या होता है, और आगे लिखिए। और फिर यहाँ पर कलकत्ता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कानून या विधि बनाने के लिए 2 स्रोत प्राप्त हो गए, ठीक है। 2 स्रोत प्राप्त हो गए।
ठीक है। कौन कौन से 2 स्रोत थे? पहला तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। पहला तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसमें से जो अच्छा था उसको पॉइंट अलग से नोट कर लिया गया, और दूसरा जो इसकी कमियां थी उसको हटाकर 1781 का एक्ट आया था। ठीक है, जिसको पहला तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, इसको कमियों को हटाकर, और दूसरा 1781 का एक्ट आ गया जिसको द एक्ट फॉर सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर कलकत्ता की सरकार पर 2 स्रोत प्राप्त हो गए इस पर नियम बनाने के लिए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू करूँगा। पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए भी इतना।